उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कुल 8 विधेयक होंगे पेश। प्रधानमंत्री को सदन देगा धन्यवाद। उत्तराखंड में बीजेपी का संगठन पर्व शुरू। बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री ने किया अभियान का शुभारंभ। 20 लाख सदस्य बनाने का रखा गया लक्ष्य। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में प्रदर्शन। फैसले के विरोध में गरजे विभिन्न संगठन। फैसले को निष्प्रभावी बनाने की कर रहे मांग। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे और बात करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्र घृत पहुंचे हैं। बता दें, यहां वो आपदा पीड़ित दुर्गा देवी से मिले। इस दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने क्षेत्र के पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कहा कि जिला प्रशासन को कहा गया है कि आसपास के क्षेत्रों का आकलन करें, प्रभावितों की हर संभव मदद की जाए। बता दें कि भिलंगना ब्लॉक के धुतु क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश में किसी अनहोनी की आशंका में रत जगा कर रहे ग्रामीणों ने समय रहते अपने घर छोड़ दिए, जिससे जनहानि होने से बच गई। मलबे के सैलाब के बीच लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रात को अंधेरे में घर छोड़कर भागना पड़ा। बता दें कि भिलंग पट्टी में हुई तेज बारिश से तबाही मच गई। लोग सुबह तक बारिश थमने का इंतजार करते रहे। जगह जगह भूस्खलन हुए और उफान पर आए गार्ड गदेरों में आए मलबे की चपेट में आने से कई आवासीय मकान तबाह हो गए। वहीं अतिवृष्टि से आए मलबे से जोगियाड़ा गांव की धनपति देवी पत्नी चैत सिंह का 4 कमरों का मकान, रसोई घर और शौचालय ध्वस्त हो गया। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और विकासनगर से खबर आ रही है, जहां कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कंपनी के कर्मियों और ट्रक संचालकों के बीच हुए विवाद और मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते दून डंपर जन कल्याण समिति के बैनर तले ट्रक और डंपर संचालकों ने कंपनी पर तानाशाही और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खनन विभाग के साथ ही कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कंपनी को प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन कंपनी नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन को भी बढ़ावा दे रही थी, जिसके चलते कई बार खुलेआम सड़कों पर लाठी डंडे और खूनी संघर्ष देखने को मिला है। ट्रांसपोर्ट का आरोप है कि माइनिंग कंपनी प्रदेश में भय का माहौल बनाकर ट्रांसपोर्टरों को दबाना चाहती है। वहीं ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पुलिस भी माइनिंग कंपनी के प्रभाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है और चालकों, परिचालकों सहित ट्रांसपोर्टरों पर मुकदमे भी दर्ज कर रही है। दून डंपर जन कल्याण समिति ने चेतावनी दी है कि हड़ताल तब तक जारी रहेंगी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और माइनिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस खनन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपने प्रयास का एक परिचय दिया है। परंतु परिचय देने के बाद क्या है कि जो समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है वो इस कंपनी को लेके हो रही है। कंपनी का कोई भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं बता रहे हैं कि हमने काम कैसे करवाना है। अब काम तो जैसे वो करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब काम करते करते गुंडई पे उतारू हो गए। अब गुंडई तो बॉस कोई भी आदमी इस समाज में बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हम व्यापारी हैं, झगड़ा तो हम करना चाहते नहीं। अब 18 और 19 तारीख को जो घटना घटी है उस विषय पे लेके मैं आपको संज्ञान देना चाहता हूँ कि हम लोग काम करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े का हमारा कोई औचित्य नहीं है। परंतु अगर इसी तरह ये काम होता रहा तो शायद हम लोग ये काम ना कर पाए। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि जब तक इस सारी व्यवस्था की बातचीत नहीं हो जाती तब तक हम अपनी गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा है नहीं कि जो भी पॉलिसी होगी बैठ के बातचीत होगी। हम चाह रहे हैं कि कोई व्यवस्था बने लेकिन वो सब जगह सार्वजनिक हो, एसओपी जारी हो
और क्लियर कट मेंशन हो जाए भाई आपको इस पर्दी में चलना है और इस पर्दी से आप बाहर जाएंगे तो इसके जिम्मेवार हम लोग स्वयं होंगे। लेकिन अगर वो है कि आपने कह दिया ऐसे चलना है, बाद में और डिपार्टमेंट भी दुखी कर रहे हैं, तो हम उस चीज को नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि एक तरफा एक व्यवस्था हो जाए। एक कंपनी की मनमानी चल रही है जो परसों 18-19 तारीख की रात में हमारे कंडक्टर के साथ मारपीट हुई और फिर पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई जो की गई उसका जो है विरोध है। उसी विरोध में हम यहाँ ने और प्राइवेट कंपनी का जो है तानाशाही रवैया है और वो यहाँ पर हमारे प्रदेश में गुंडा राज एक किस्म से कायम करवाने का प्रयास कर रही है, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। और मैं तो मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन और पुलिस को कहूँगा कि निष्पक्ष कानून के तहत कार्रवाई की जाए। किसी एक कंपनी के दबाव में आके, मुझे नहीं पता कि क्या दबाव है या नहीं है, और दबाव में आके जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध में हम सब लोग बैठे हैं और हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक हमको न्याय मिले। और अगली खबर टिहरी से आ रही है, जहां के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 21 अगस्त को हुई अतिवृष्टि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि जो घर सेफ नहीं है उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। जिनके घर सुरक्षित नहीं हो वो लोग किराए पर भी जा सकते हैं। सबसे पहले लोगों को सुरक्षित करना है ताकि कोई जनहानि ना हो। जिलाधिकारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का भी पैदल चलकर निरीक्षण किया है। लोगों को रुकाया है क्योंकि उनको इसलिए रुकाया क्योंकि उनके घर में भी हमको लगता है कि अभी सेफ़ नहीं होगा, तो जब तक सेफ्टी नहीं होती उनको सेफ जगह रुकाएंगे। और अगर उनको किराए पे जाने का होगा तो किराए पे भी जा सकते हैं। अगर उनका घर सेफ नहीं होगा, उसका जो भी धनराशि होगी राज्य सरकार वहन करती है उसका। इसमें प्राथमिकता जैसा आपको पता है पहली है कि किसी को भी कोई हानि ना हो, सब सुरक्षित रहे, तो उसी वहीं नई टिहरी शहर के बरौरी क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी जिलाधिकारी से मिलकर गुलदार पकड़ने की गुहार लगाई है। बता दें कि शाम होते ही गुलदार शहर की कॉलोनी में घूमने लगता है। इस मामले पर वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी पुनीत तोमर का कहना है कि गश्त लगाई जा रही है और उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में गुलदार की चहलकदमी बढ़ जाती है। डीएफओ ने कहा कि शाम 7 से 10 बजे जनता अपने घरों में ही रहे ताकि गुलदार हमला न कर सके, और विभागीय कर्मचारी पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। हम जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% वन क्षेत्र से घिरे हुए हैं, और घिरे हुए नहीं बोलूँगा, टिहरी में जो है इतना आपका वन क्षेत्र है, तो किसी भी कस्बे के आसपास जो है बहुत ही मतलब जंगल है, तो ये स्वाभाविक है कि आपको गुलदार दिखेगा। खासकर से रात को जब जो है मानवीय गतिविधि थोड़ी कम आती है तो वो गुलदार जो है थोड़ा सा वो फिर बाहर आते हैं, क्योंकि वो जनरली शाय क्रीचर्स होते हैं। अब आजकल बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में थोड़ा सा इनकी सक्रियता और बढ़ जाती है। तो वर्तमान में अभी हमारे द्वारा जो है लगातार बौराड़ी से मेरे को 2-3 बार कॉल आ गए थे, और मेरे ख्याल से 1 सप्ताह हो गया है जब से मुझे पहली बार मतलब इसके लिए कॉल आए थे। तो वहाँ पे हमारी टीम लगातार जो है गश्त कर रही है। रात को ही नहीं, मतलब जो आपके 7 से लेके 10 का टाइम होता है जब लोग थोड़ी गतिविधि बची हुई होती है, हम ये अपेक्षा करते हैं कि 10 बजे के बाद जो है जनता जो है अपने घरों में हो, क्योंकि और उसके टाइम जब शाम के वक्त से लेके जब लोग अपने घरों में जाते हैं 10 बजे के आसपास तक या 10:30-11 बजे तक, तब तक हम लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और उससे जो है मतलब स्थिति जो है मतलब उस पर कंट्रोल है। वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर भारी भूस्खलन होने से नगर पालिका द्वारा निर्मित बस स्टैंड पर बने यात्री शेल्टर के साथ बिजली का ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें वो राज्य आंदोलनकारियों देवी गोदियाल का सावित्री होम स्टे भी खतरे की जद में दिख रहा है। वहीं भूस्खलन की चपेट में बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर आने से क्षेत्र में बिजली सेवाएं भी बाधित हो गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया है। मसूरी पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर भूस्खलन के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी
के प्रतिनिधि बीजेपी नेता मोहन पेटवाल मौके पर पहुंचे और नगर पालिका प्रशासन और डीएफओ मसूरी से फोन से बात कर भूस्खलन की जद में आया पेड़ को हटाने की मांग की है। सावित्री होम स्टे के स्वामी देवी गोदियाल ने कहा कि देर रात को हुए भूस्खलन से उनका होम स्टे को खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते अब उनके द्वारा होम स्टे को खाली कर बंद कर दिया गया है, जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने प्रशासन और शासन से मदद करने की भी गुहार लगाई। रात भर से ही घबराए हुए हैं सब लोग और वो होम स्टे तो बंद ही कर दिया क्योंकि लगातार बारिश भी हो ही रही है और अभी भी बारिश होगी तो अभी भी कुछ और जा सकता है, जिससे जो है मेरा होम स्टे बिल्कुल खतरे की जद में है। बिल्कुल किसी टाइम भी कोई घटना हो सकती है। आपके होम स्टे के ऊपर एक बड़ा पेड़ भी है जो कभी भी गिर सकता है, तो इसको लेकर हाँ, इसको भी मैंने भी फ़ोन किया, लेकिन सब लोगों ने कर दिया है फ़ोन, तो कार्रवाई तो हो रही है। कह रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, कटवा रहे हैं। अब थोड़ा जल्दी हो जाता क्योंकि ये बिल्कुल एकदम रिस्क में है। किसी टाइम भी अगर बारिश भी होगी या धूप भी होगी तो गिरेगा ये तुरंत। निश्चित ही पिछले साल भी यहाँ पर जो रामप्रिया हाउस है इसके यहाँ पे कुछ पेड़ थे, वो पेड़ गिरे थे और इस साल भी अभी आपने देखा होगा कि कल 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर ये घटना हुई है। तो निश्चित ही जो मालिक है उनको जो है इस बारे में जानकारी होगी और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र उनको यहाँ पे जो है अपने जो निर्माण कार्य है वो करना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग के भी यहाँ पे लोग आए थे, डीएफओ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस पेड़ को बहुत जल्दी से यहाँ पे कटवा देंगे। यही नहीं, जो बगल में एक होम स्टे है और रेस्टोरेंट है गोदियाल जी का, वो भी इस जद में है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को उसके लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इससे पहले कोई और घटना हो, उससे जो है कहीं ना कहीं उसका रोकथाम और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो है शासन प्रशासन को इसमें जो है कदम लेने चाहिए। और मैं मानता हूं कि अभी गैरसैंण में माननीय मंत्री जी हैं, जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं, जैसे आप वहां से लौटेंगे वो भी निश्चित इसका दौरा करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर में नर्स की रेप के बाद हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। घटना के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर भी लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने और एसएसपी द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किए जाने के बाद भी रोष थमता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि किच्चा में दर्जनों युवाओं ने पोस्टर बैनर के साथ मुख्य बाजार में पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे युवाओं और महिलाओं ने पीड़िता को न्याय देने, दोषी को फांसी देने, नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग करते हुए नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान रुद्रपुर से मृतका के परिजन भी किच्चा पहुंचे हैं और प्रशासन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतका के पिता ने यह कहा है कि वो रुद्रपुर पुलिस और एसआईटी जांच से असंतुष्ट हैं। वहीं जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी, उनका विरोध जारी रहेगा। घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों को तुरंत फांसी दे, तब कानून का डर अपराधियों पर कायम होगा। रोष आप देख ही रहे हैं, रोष आज सड़कों पर है और पूरे जिले में रोष है। ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में रोष है। जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं अपराधी की हिम्मत को देख रहे हैं आप कि अपराधी किस तरह से मतलब बिल्कुल डर बेखौफ होकर घूम रहा है शहर के अंदर, वो देख ही नहीं रहा है। और रात को हमारी महिलाएं सेफ नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अकेले कहीं आ जा नहीं सकती डर से। तो यही है कि इसके लिए सख्त कानून लाया जाए, बलात्कारियों को फांसी दी जाए, तो ताकि आगे से किसी भी अपराधी की हिम्मत ना हो सके ऐसा जघन्य अपराध करने की। और जो घटना हुई है तस्लीम जहां वाली, मौमिता वाली और हमारे देश की बेटी, हमारे प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी, आप सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। आज तक वो न्याय की गुहार उसके परिवार लगा रहे हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल पाया। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, बलात्कारियों को फांसी दो और ठोस कार्रवाई हो बलात्कारियों के ऊपर और इनको जिंदा फांसी में लटका दिया जाए। बस हमारी यही मांग है, इसकी सुनिश्चित जांच की जाए। बस हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे और हमेशा करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे सड़कों पर और हमें जन सैलाब लेकर आएंगे। ये देश में रेप को लेकर के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये ज़िले में नहीं पूरे भारत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं उन्हें फांसी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और गवर्नमेंट से, नेशनल गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है कि इस रेपिस्ट मामले में एक कठिन कानून बनाया जाए ताकि अगला कदम उठाने के लिए
उसको सोचना पड़ जाए। भारत के लिए बहुत दुखद खबर है और ये भारत का दुर्भाग्य है कि कोई कड़ा कानून नहीं बन रहा। हर दिन हर कुछ तो दबाए जा रहे हैं, कुछ मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि कोलकाता का मामला है, बीते दिनों में हमारे उत्तराखंड की एक नर्स तस्लीम का मामला है। सब कुछ दबाया जा रहा है। आखिर क्यों? कब तक चलेगा ये सब? कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या हम लोग रात में निकलते हैं, हम लोग नर्सेज हैं, क्या हमारी जान को खतरा नहीं है? और बहुत दुखद खबर है ये पूरे भारत के लिए। कहीं भी सेफ नहीं है। जिस तरह से भैया कैलकाटा के बाद हमारे उत्तराखंड में भी रुद्रपुर में जिस तरह से जो ये बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, उसको लेके आज ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं और जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी की सज़ा की मांग की जा रही है। जैसे अभी उसकी बेटी ने भी कहा कि वो CBI की मांग चाहती है, तो मेरा यही उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से निवेदन है कि इसकी CBI जांच कराई जाए। मेरी मांग यही है, हमें वही चाहिए, CBI चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी सब ये झुठला रहे हैं और सारा पूरा केस झूठा है, 100% केस झूठा है। बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे CBI जांच चाहिए, बस CBI पे किसी बात पे भरोसा नहीं। आज भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अब एक दौरे से कर रहे कि मैंने 26 उसका करा है। SIT के इस मामले में CBI जांच चाहिए। हाँ, पहले खुलासा कर रहे हैं, करे अब हम दोबारा से जांच कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में सामाजिक संस्था अभ्युदय एक परिवर्तन द्वारा लोगों में मोटे अनाज को लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के मोटे अनाजों के उत्पाद और स्टॉल लगाए गए। यही नहीं, कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों ने पहाड़ के उत्पादों का स्वाद लिया। आयोजकों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में मोटे अनाज की भरमार है। केंद्र सरकार भी मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को लगातार बढ़ावा दे रही है, जो स्वास्थ्य के प्रति बेहद लाभकारी भी है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के उत्पाद झुंगरे की खीर और मक्का शाहिद अन्य पर्वतीय उत्पादन का लोगों ने लुत्फ उठाया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता के साथ ही लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने का संकल्प भी दिलाया गया है। अनाज का प्रचार प्रसार किया है, जो कि सेहत के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी है। और कहीं ना कहीं आज के युवा जो जंक फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, चाइनीज फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो कम से कम स्वदेशी हमारे जो अनाज है उसकी ओर अग्रसर होंगे। और पहाड़ों में हम अगर मोटा अनाज पैदावार करते हैं तो इससे रोजगार भी मिलेगा हमारे क्षेत्र के लोगों को, और स्वस्थ भी रहेंगे, जो आज के समय की बहुत नितांत आवश्यकता है। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ और साथ साथ उनके जन्मदिन की भी बधाई देना चाहता हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव वन जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जंगली जानवरों और गुलदारों के हमले के चलते कई लोगों को आए दिन अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसको लेकर बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस सत्र के दौरान सभी विधायक एक ही मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके लिए कड़ा कानून भी बनाया जाएगा। विधायक दिलीप रावत ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस बात को लेकर पहले मुलाकात कर चुके हैं और विधानसभा में भी वो लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पौड़ी जिले के कोटा गांव में गुलदार ने 5 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया था। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन पर बच्चा अपनी मां के साथ नानी के घर आया था। वहीं विधायक दिलीप रावत ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने के साथ ही मारने की मांग भी की है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि गुलदारों को मारे जाने और वन विभाग को लेकर अलग नीति केंद्र सरकार का मामला है। इस दौरान सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने विधायक महंत दिलीप रावत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं।
क्या बात, ठीक ठाक। उत्तराखंड की लैंसडाउन विधानसभा से विधायक महंत दिलीप रावत जी मेरे साथ मौजूद है। महंत जी, आपने एक बार फिर से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वन नीति को लेकर आप विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे किसी सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं है, मेरे वन अधिनियम के खिलाफ है जो 80 के दशक में हम पे लादा गया था। आज उत्तराखंड 67% जो है वनाच्छादित क्षेत्र है, लेकिन हमारे एक तरफ विकास कार्य सारे अवरुद्ध पड़े हैं वन अधिनियम के कारण, दूसरी तरफ वन्य जीवन से हम लोग निवाला बन रहे हैं। माँ की गोद से बच्चों को गुलदार खा जा रहा है और इसके बावजूद हम लोगों को जो है एक चिंता का विषय हो गया है कि हम पहाड़ के लोग रहें कैसे। तो हम लोगों ने ये कहा कि एक दिन का सत्र अगर सरकार बुलाएगी तो सारी इन चिंताओं का निवारण के लिए कोई रास्ता निकल पड़ेगा और जो सक्षम एजेंसियां हैं, बाघ प्राधिकरण है, एनजीटी है, केंद्र सरकार है, न्यायालय है, उन तक अपनी बात पहुंचा सकें और जो वन्य जीव का शिकार बन रहे हैं उन तक जो है हमारा मुआवजा जो है उनका ज्यादा होना चाहिए। वन नीति को लेकर आपने पहले भी कई बार आवाज उठाई है, क्या कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से अब तक नहीं हुई? देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मेरा निरंतर संघर्ष जारी है कि मैं इस बात पे जो है दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखूं। अगर अभी मांगी पूरी नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? फिर आगे कोई कदम उठाऊंगा। मगर सर, पहाड़ों पर देख रहे हैं हम महंत जी, व्यापार जिहाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? व्यापार जिहाद, लोग नाम बदलकर अपना व्यापार करते हैं, चाहे हम चारधाम यात्रा की बात करें, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, हिंदुओं की यात्रा जो है वो मर्यादित उनकी भंग होती है। अरे इस पे नहीं बोल रहा भाई, मैं आज एक ही पॉइंट पे बोलूँ। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ लाइंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, भराड़ीसैंण। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। और बीजेपी समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है। इसी क्रम में बीजेपी ने बीते बुधवार को संगठन पर्व का शुभारंभ किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद प्रदेश की कार्यशाला आयोजित की गई है। ऐसे में प्रदेश के अंदर बीजेपी के संगठन पर्व का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में जिलों के सदस्यता अभियान के सह संयोजक शामिल हुए। ऐसे में आज सभी जिलों में कार्यशाला आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बीजेपी शून्य स्तर से सदस्यता अभियान शुरू करती है, लिहाजा बीजेपी के सभी सदस्य दोबारा सदस्य बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सदस्यता अभियान के दौरान 16 लाख लोगों को सदस्य बनाया गया था। इस बार 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है जीरो से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी जीरो से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है। इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएँ होंगी और मंडल की कार्यशालाएँ होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है। और मैं कह सकता हूँ कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा। और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगे, जिनमें हम सदस्यता के स्वरूप को नीचे तक पहुँचाएंगे। तो चलिए यहाँ से सीधा आपको उत्तराखंड के विधानसभा की ओर लिए चलते हैं, जहां आज सत्र का दूसरा दिन चल रहा है। देखिए, जीर्ण शीर्ण है, ये कोई नई बात नहीं है कि इसी साल स्कूल जीर्ण शीर्ण हो गए। स्कूलें हर साल जीर्ण शीर्ण होते हैं, हर साल जो है कोई ना कोई स्कूल टपकती भी है, ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इस सदन को ये कहना चाहता हूँ कि हमने जितने सी ग्रेड की स्कूलें हमारी जो कि जीर्ण शीर्ण हैं या टपक रही हैं, उनके लिए हर जिले के लिए कार्यदायी संस्था नियुक्ति कर दी है और उनको ये कहा है कि आप आंकड़े बना के भेज दीजिए। हम लोग जो 450 या 500 स्कूल जो जीर्ण शीर्ण हमारी है, उन स्कूलों के लिए पैसा भी दे रहे हैं। और मेरा माननीय विधायक लोगों से भी निवेदन यह है कि मैं खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी कह दूंगा कि वो भी आप लोगों से संपर्क करेंगे और हम जीर्ण शीर्ण स्कूलों को ठीक करेंगे। कुछ इस साल होंगी, कुछ अगले साल।
ये भी मैं वादा कर रहा हूँ। अन्यथा जी हमारे यहाँ जो बिल्डिंग नहीं बनी राजकंटर कॉलेज कब तक बन जाएंगे? आपका जो स्कूल है, आप पूरी बात नहीं बोलते हो भाई। वहां दिक्कत थी पहले जमीन की, जमीन हो गई है और उसका आंकड़न हमने पीडब्ल्यूडी से मंगवा लिया है और जैसे आंकड़न आएगा टीएससी हो के हम पैसा जारी कर देंगे। अब माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे धामी जी कह रहे हैं कि लेक्चरर कब तक आएंगे, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं दोबारा। हम लोगों ने 749 लेक्चरर अभी गेस्ट फैकल्टी भेजी है जिले वाइज। 101 भेजे हैं चमोली जिले में, 22 गणित के भेजे हैं, 20 भौतिकी विज्ञान के भेजे हैं, 26 रसायन विज्ञान के भेजे हैं, 11 जीव विज्ञान के भेजे हैं और 22 अंग्रेजी के भेजे हैं। पिथौरागढ़ में 112 भेजे हमने, सर्वाधिक जो है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भेजे हैं। एक मिनट में बता रहा हूं। 9 गणित में भेजे हैं, 36 भौतिकी विज्ञान में भेजे हैं, 24 रसायन विज्ञान में भेजे हैं, 19 जीव विज्ञान में भेजे हैं और 24 जो है अंग्रेजी में भेजे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि टीचरों से पूछ लीजिए कि उनको कहा, हमने पहली बार काउंसलिंग की व्यवस्था की कि टीचर को कहा कि भाई आप दुर्गम में ये विद्यालय हमारे खाली है, आप प्राथमिकता के आधार पर बताओ आपको कहाँ जाना है। पहली काउंसलिंग हो गई है और पूरी ट्रांसपेरेंसी की, दूसरी काउंसलिंग होने वाली है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो हम वेटिंग उठा देंगे, लेकिन टीचर जरूर देंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूं, हम लोग अल्मोड़ा में 157 लेक्चरर भेज रहे हैं। कहा गए भाई साहब हमारे? 17 गणित के भेज रहे हैं, 67 भौतिकी विज्ञान के भेज रहे हैं, 16 रसायन के भेज रहे हैं, 25 जीव विज्ञान के भेज रहे हैं और 32 अंग्रेजी के भेज रहे हैं। हमारे माननीय चंपावत के विधायक जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ लेक्चरर की कमी है, वहाँ 41 भेज रहे हैं चंपावत जिले से, ठीक है। वहाँ हम 20 भौतिकी विज्ञान के भेज रहे हैं, 7 रसायन के भेज रहे हैं और 4 जीव विज्ञान के भेज रहे हैं, 8 अंग्रेजी के भेज रहे हैं और 2 गणित के भेज रहे हैं। फिर हम बागेश्वर में 68 भेज रहे हैं, 2 गणित के भेज रहे हैं, 13 भौतिक विज्ञान के भेज रहे हैं, 20 रसायन विज्ञान के भेज रहे हैं, 17 जीव विज्ञान के भेज रहे हैं, 16 अंग्रेजी के भेज रहे हैं। और रुद्रप्रयाग जिले में हम 76 टीचर भेज रहे हैं, लेक्चरर भेज रहे हैं। गणित के 20 भेज रहे हैं, भौतिक विज्ञान के 2 भेज रहे हैं, रसायन विज्ञान के 18 भेज रहे हैं, जीव विज्ञान के 19 भेज रहे हैं और अंग्रेजी के 17 भेज रहे हैं। हम लोग उत्तरकाशी में, टिहरी में, नैनीताल में, बागेश्वर में, हर जिले में भेज रहे हैं। और टिहरी में हम लोग 40 लेक्चरर भेज रहे हैं, 8 गणित के भेज रहे हैं, 2 भौतिकी विज्ञान के। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन देख रहे थे आप, और फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।